सही है। हम पिछले क्लास में भारत के पूरे बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, एक पूरा सेक्शन हम लोग पढ़ चुके थे। और आज के क्लास से हम लोग का शुरू होगा भारत के वायसराय। भारत के वायसराय में लगभग 21 वायसराय आपको ध्यान देना पड़ेगा, 21, और 21 वायसराय जो आपको पढ़ना है। इसमें आज हम कोशिश करेंगे कि लगभग 11-12 वायसराय आज हो जाए और अगले दिन फिर रेस्ट आपका कर ले 10, तो 2 दिनों में वायसराय का सेक्शन आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड फेज में जो वायसराय होंगे 9 ही इसमें छोड़ेंगे, 12 कर लेते हैं, क्योंकि इन लोगों का काम ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जहां से स्वतंत्रता आंदोलन आपके मेन प्रारंभ हो जाए। तो इसीलिए इन 9 पर विशेष ध्यान देना होगा। उसके पहले भी 12 आपको जो है एक बार उसको विशेष सुन लेना। देखिए, आपको बताए थे कि पहले अंग्रेज क्या कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन शासन था और उसमें वे कुछ शेयर होल्डर थे। लेकिन जब 1857 का विद्रोह हो गया तो अंग्रेजों को लगा, ब्रिटेन सरकार को, कि ऐसा न हो कि हमारे हाथ से भारत आजाद हो जाए, और इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को कंप्लीट समाप्त कर दिया गया। और प्रावधान किया गया कि ब्रिटिश के जो राजा होंगे उसके सीधा प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में होंगे, और इसमें कोई ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमिका नहीं होगी। और इसी कारण से ब्रिटिश के सीधा जो प्रतिनिधि है उनको अब गवर्नर शब्द नहीं कहा गया। और इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि इस समय अब एक नया शब्द आया जिसका नाम है वायसराय। वायसराय अब एक शब्द आ गया। जनरली 5 वर्षों के लिए होता था, लेकिन किसी को एक्सटेंशन भी मिलते रहेगा। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं था कि 5 साल हो गया तो फिर दूसरा नहीं देंगे। ऐसे सामान्यतः वायसराय 5 वर्ष के लिए ही बनते थे। प्रायः आप पाओगे कि लगभग लोगों का 4 साल 5 साल किसी के समय खराब काम किए तो 1 साल में भी हो गया, बीच में मर गया तो कोई कार्यवाहक हुआ, तो बीच में स्थिति बदलते रहा। लेकिन सामान्यतः 5 वर्ष के लिए वायसराय अगर नॉर्मल रूटीन है तो लोग रहे। थोड़ा सा बढ़िया काम है तो 6 वर्ष भी रहे। तो अब जरा ध्यान दीजिए, वायसराय का अर्थ होता है ब्रिटेन के प्रतिनिधि, और इसीलिए ब्रिटेन के प्रतिनिधि का यहाँ से यहाँ एक पूरा अब दौर यहाँ शुरू होगा वायसराय के रूप में। ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल 20 साल के लिए ही हमारा एग्रीमेंट था कि 20 साल के बाद तुमको अब काम खत्म, हमारा जो पैसा है 20 ईयर के लिए बस सिर्फ तुम्हारे साथ एग्रीमेंट है, उसके बाद काम खत्म हो जाएगा। एक्सटेंशन करते 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 आप खुद जान रहे हो कि 1813 में चार्टर आया, फिर कहा गया 20 साल के लिए तुमको हम बढ़ा दे रहे हैं। 1833 का चार्टर आया, चलो भाई 20 साल के लिए तुमको बढ़ा दे रहे हैं। तो ये बढ़ाते गए, लेकिन जब विद्रोह हो गया तो उन्होंने कहा कि अब भाई हम नहीं बढ़ा पाएंगे, और 1858 में कहा कि नहीं, आप बढ़िया विस्तार समेट लीजिए। तो एग्रीमेंट जितना था, अंग्रेज ये नहीं था कि एग्रीमेंट के अनुसार नहीं काम किया, इनके एग्रीमेंट ही 20 ईयर के लिए हो रहे थे, तो उनकी कृपा थी कि बढ़ाते जा रहे थे। और देखिए, वायसराय में हम जो अब कोशिश करेंगे, चूंकि 20-21 वायसराय आपको पढ़ना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा कि 20-21 को याद रखना एक टफ काम। फिर भी कोशिश करना है आपको कि नाम याद हो जाए तो थोड़ा बढ़िया। सबसे पहले है लॉर्ड कैनिंग। हम कोशिश करेंगे कि आप 4-4 के पेज में नाम दिमाग में बैठाते चले, क्योंकि 20-21 का नाम रखना तो टफ है, हम उस पर फोकस भी नहीं करें। इनके कार्य को मेन आपको ध्यान रखना है। कार्य अगर आपको एकदम ध्यान दे दिए तो उसी से मेन क्वेश्चन बनता है। लॉर्ड कैनिंग के बाद द्वितीय वायसराय कभी पूछता है तो लॉर्ड एल्गिन प्रथम। कई बार देखो, ब्रिटिश का परीक्षा देगा, बदमाशी करेगा, वो जानता है कि प्रथम वायसराय करेंगे तो कैनिंग मार देगा, तो रेलवे का क्वेश्चन हो। तो शैतानी क्या करेगा, कहेगा कि बताओ तुम भारत के द्वितीय वायसराय कौन थे। अब यहाँ पे द्वितीय वायसराय जैसे ही पूछा 60-70% बच्चे उलट जाते हैं, क्योंकि वो कैनिंग को बता देंगे। एल्गिन प्रथम उनके लिए बड़ा टफ काम हो जाता है। तो लॉर्ड एल्गिन प्रथम एक द्वितीय वायसराय हो गया, ये आपके दिमाग में सेट रखना। इसके बाद तृतीय हो गया सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस ये तृतीय। चौथा नंबर आपके हो गए लॉर्ड मेयो। पांचवा नंबर हो गए लॉर्ड रिपन। तो अब देखिए, पहले आप एक एक करके चलेंगे। रिपन अभी नहीं, अभी हमको लगता है कि रिपन थोड़ा बाद ही आएगा, रिपन का फेस में तो जनगणना हो जाएगा। लॉर्ड मेयो के बाद नॉर्थ ब्रुक है, तो लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक 2, 4, 5। पहले 5 को हम चाहते हैं आपको एकदम दिमाग में सेट करें, बिल्कुल। लॉर्ड लिटन के बाद तो रिपन है, लॉर्ड रिपन के बाद हो जाएगा डफरिन। चूंकि आप जानते हो डफरिन के समय ही मेन आप जान रहे हो कि डफरिन के शासनकाल में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होगी, तो डेट आपका अपने आप बैठ जाएगा कि 1885 के आसपास में यही रहे। इसके बाद हो गया बिल्कुल लॉर्ड डफरिन के बाद हम लोग देखें तो लॉर्ड लेंसडाउन। चलिए, तो 2, 4, 6, 8, 9 तक आपको इसमें लगभग अभी कर लेगा। लेंसडाउन के बाद फिर है लॉर्ड एल्गिन ब्रिज। लॉर्ड
एल्गिन द्वितीय। एक और कर लेते हैं, बस आज के क्लास में यहीं पर हो जाएगा। एल्गिन के बाद लॉर्ड कर्जन, 12 अगर करना है तो लॉर्ड कर्जन के बाद मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम आएगा 1905 के बाद 9 वाला। मॉर्ले मिंटो हो गया तो लॉर्ड मिंटो, ये द्वितीय हो गया। तो अब आपको चूंकि कर्जन के बाद मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम आता है तो लॉर्ड मिंटो हो गया। तो आज के क्लास में हम ये 12 वायसराय आपको याद करवाएं। उसके बाद तब लॉर्ड हार्डिंग उसके बाद आएगा, क्योंकि हार्डिंग के समय आप जानते हो फिर बम पटकाएगा, दिल्ली राजधानी जाएगी, तो वहां पे फिर यहाँ से बाद आएगा। तो 9 अगले दिन के लिए रखेंगे। 12, 9, 21 सभी बच्चे को एकदम क्लियर करना होगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान यह देना होगा कि ये सभी जो अभी लिखे हैं, कुछ बच्चे को कोशिश हो रहा होगा कि सर याद कैसे करें, बड़ा मुश्किल है, ये तो बड़ा दिक्कत हो रहा है, कैसे इसको किया जाए, ये तो थोड़ा समस्या है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कैसे याद करोगे, तो बड़ा आसान है, बहुत बड़ा भी नहीं है। वायसराय में ध्यान रखना है, पहला नंबर कैनिंग, कैनिंग के बाद है एल्गिन, और एल्गिन के बाद है लॉरेंस, और लॉरेंस के बाद है मेयो। देखिए कैनिंग, एल्गिन, लॉरेंस, मेयो। अभी हम सब हटाएंगे तो आप खुद कहोगे कि हाँ सर एकदम याद होगी। कुछ बच्चे लिख रहे हैं इस जन्म में नहीं होगा, बस अभी तुरंत हो जाएगा, जन्म छोड़ दीजिए, अभी तुरंत याद हो जाएगा कि सर ये तो 12 एकदम याद हो गया, हमको एकदम याद है, इसमें कोई समस्या हमको नहीं। और तब उसके बाद इनके वर्क को करें। कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है, जरा ध्यान दो। वायसराय जो है ना, तो उसमें ध्यान रखना कि वो काना आदमी था। अच्छा, काना आदमी एक आंख बंद करते हैं तो क्या है, उसको लोग कहते हैं लाइन मारा, तो कहना है काना है वो लाइन मार रहा था, बस ये लाइन ध्यान रखो। तो 4 को हो गए, काना तो कैनिंग, एगो तो एल्गिन, लाइन मार रहा था तो ये लॉरेंस, अब मार रहा था तो मैं। 4 तो तुमको ऐसे ही ठीक हो गया, जो तुम परेशान था 4 तो तुमको ऐसे ही ठीक हो गया कि काना एगो जो था ना वो लाइन मार रहा था। तो काना से ध्यान रखना है कि कैनिंग है, और एगो जो है ना तो एल्गिन है, और लाइन से ध्यान रखना कि लॉरेंस है, अब मार रहा था तो कहना कि मेयो है। तो कहना कि सर 4 को तो एकदम हमको ऐसे ही ठीक हो गया कि काना एगो जो था ना वो लाइन मार रहा था। तो ये तो भाई बदमाशी है, बदमाशी है भाई, ऐसे ही तुम बदमाशी करते रहोगे। तो उसको क्या करना है, क्या करना है तो देख लो जरा ध्यान से। उसको करना क्या है, उसको नाथ देना है कि तुम ऐसे बदमाशी करेगा, नाथ करके और उसको लटा के रिबन से बांध के एकदम डफरा देना है कि तुमको सही कर दे। बस देखो एकदम यहाँ पे तुम्हारा सही होगा। देखो बड़ा आसान है जी, बड़ा आसान है। तुमको लगेगा कि वाह ये तो सब कुछ था ही नहीं, जो बच्चे को लगा था भारी है, अभी देखो हम कैसे ठीक कर रहे हैं तुम्हारा, कहेगा कि सर एकदम ठीक ठाक हो। पहला 4 तो तुमको ऐसा ही याद हो गया कि काना वो जो था ना वो लाइन मार रहा था। तो काना से ध्यान रखना है कि ये कैनिंग है, और ये वो था तो ये एल्गिन है, और लाइन से ध्यान रखना है लॉरेंस, और मार रहा था तो ध्यान रखना है मेयो। अब देखो तो हम 4 हटा रहे हैं, तुमको एकदम सीक्वेंस याद है कि नहीं, देखो जरा दिमाग में सेट करो दिमाग में कि एकदम ध्यान दो कि हाँ एकदम याद हो गया। काना से कैनिंग, एगो से एल्गिन, और लाइन से हो गया लॉरेंस, और मारा तो हो गया मेयो। ये देखो तुम लोग सारे बच्चे एकदम देखो कह रहे हो कि सर 4 तो एकदम याद हो गया, काना एगो लाइन मार रहा था तो काना से कैनिंग, एगो से एल्गिन, और लाइन से लॉरेंस, और मारा तो मेयो। ये देखो 4 तुम्हारा एकदम ठीक ठाक हो गया। फिर 4 सुन लो, फिर 4 सुन लो। ये बदमाशी करेगा रोड पर तुम, इसीलिए इसको एकदम नाथ दो, नाथ दो, नाथ दो। तो नॉर्थ ब्रुक है, नाथ दो तो नॉर्थ ब्रुक दिमाग में एकदम सेट रहेगा। और नाथने के बाद उसको लेटाओ, बदमाशी कर रहा है तो लेटाओ, और लेटाने के बाद उसको रिबन से बांध दो। तो रिबन ध्यान रखना, नाथ दो, लेटाओ और रिबन से बांध दो, और एकदम डफरा दो, डफरिन, इसलिए यहाँ पे आपको आ गया। तो देखिए जी 4 फिर आपको याद हो गया कि नाथ दो, और उसके बाद लेटा दो, और रिबन डाल दो कि दिमाग में सेट रख सकना है, ऐसे रिबन से डफरा दो, दिमाग में एकदम सेट करना। तो चलो जल्दी से फिर 4 देखते हैं। उसको नाथ देना है और लेटा के रिबन से डफरा देना है। तो बस देखो 4 क्लियर हो गया। तुमको कहना है कि सर एकदम क्लियर हो गया, ये बदमाशी कर रहा है तुम, तो तुमको नाथ देंगे तो लॉर्ड नॉर्थ, एकदम देखो तुरंत हो गया लॉर्ड नॉर्थ। लेटा दो तो लॉर्ड लिप्टन, लेटा दो तो लिप्टन, रिबन से बांधो तो लॉर्ड रिपन, और डफरा दो तो लॉर्ड डफरिन। देखो तुमको फिर 4 हम कर दिए, डफरिन तक क्लियर हो। अब समझते हैं कि सारे बच्चे को 8 नाम तो एकदम क्लियर हो गया हो। कुछ नहीं करना है, एकदम अपने से बैठ के एक बार लिखोगे तो अपने से लगेगा कि सर सही में एकदम क्लियर हो। जो बच्चे को शुरुआत में हम 21 का 21 याद करवाते हैं, कोई बच्चे वायसराय बोलेगा तो तुम कहोगे लाओ अभी 21 का 21 लिख सकते हैं, और तब तुम 21 का 21 कर दोगे तो लगेगा कि सर ये तो मजा आ गया, वायसराय तो हम गर्दा उड़ा देते हैं। एक बार जब तुम 21 लिखोगे ना तो अच्छे की हालत खराब हो जाएगी कि इतना याद कैसे रखे हो। तो अब जरा ध्यान रखिए, एक बार हम समझते हैं कि 8 पहले हम सभी को चाहते हैं एकदम याद हो जाए, 8 सभी बच्चे को याद हो जाए। चलिए जल्दी जल्दी। पहला काना एगो लाइन मार रहा था, बदमाशी कर रहा था भाई, ये क्या बदमाशी है, तो उसको क्या किए, नाथ दिए और लेटा के और रिबन से डफरा दिए। तो 8 क्लियर हो गया। बोलो एक कैनिंग, और फिर उसके बाद एगो तो एल्गिन, लाइन से लॉरेंस, और मारा तो मेयो, और फिर नाथ दिए तो लॉर्ड नॉर्थ, और फिर लेटा दिए तो लिटन, रिबन से तो रिपन, और उसके बाद डफरा दिए तो डफरिन। अब मुझे ये बताओ 8 तक एकदम क्लियर है कि नहीं, जल्दी पहले बताओ 8 तक एकदम क्लियर है कि नहीं। तब फिर 4 और करेंगे, 4 और करेंगे तो फिर होगा 12 का 12। ये आज के क्लास में हमें एकदम फिट होना चाहिए।
चलिए वेरी गुड, सभी बच्चे का पाठ एकदम क्लियर है। खुद से अपने से कॉपी पे लिखने का प्रयास करो, जल्दी जल्दी बिना देखे अपने से कॉपी पे पहले लिखो। वायस राय रेडी, और पीछे में रफ में ही सही, लेकिन लिखो। जो बच्चे लिखोगे अपने से वो एकदम सही कर लोगे। काना लॉर्ड कैनी, एगो तो लॉर्ड एल्गिन, लाइन तो लॉरेंस, मार रहा था तो मेवो। उसके बाद अपने से कहना है कि नाथ दो लॉर्ड नॉर्थ, लेटा दो तो लॉर्ड लिटन, रिबन से डफरा दो लॉर्ड रिपन, और डफरा दो तो लॉर्ड डफरिन। एकदम देखो 8 तक सारे बच्चे का एकदम क्लियर हो। सीक्वेंस भी आपको देगा तो लगेगा कि सर एकदम क्लियर। अब यहाँ से 4 हम लोग फिर याद करने का काम करेंगे, और तब 12 आज के क्लास में हम टारगेट लेके चल रहे हैं। देखना है कितना बढ़िया एकदम। देखिए कुछ बच्चे लिखे, जो बच्चा मैं इतना ही जानता हूँ, एक टैबलेट 3 दिन, बस परमानेंट जड़ से रोग खत्म। जिसको चाहिए कि सर एकदम याद हो जाए, परमानेंट हो जाए, तो एक टैबलेट 3 दिन। जब फुर्सत में बैठिए तो कलम उठाइए, पन्ना पीछे, और अपने से मानना शुरू कीजिए एकदम। जैसे आज 12 की, अगला दिन 9 करेंगे, 21 का 21, 3 दिन तक लिखिए। उसके बाद किसी मित्र के सामने आप लिखने लगेगा तो कहेगा कि मैजिक हो गया, ये याद कैसे इसको इतना है, ये तो कंप्यूटर होगी। और तुम्हें अपने लगेगा कि सर एकदम फिट हो। 4 दिन कर लिए तो फिर एकदम ये जन्म तक का जन्म के साथ हो गया कि अब भूलेंगे नहीं, बाय सराय एकदम ठीक ठाक हो। तो चलिए अब इसमें पहला स्टेप 8 तक एकदम सही सबका। चलिए 4 पे फिर हम लोग दिमाग लगाते हैं। देखिए अब हम लोग तो देख लिए कि रिबन से डफराए और सब किए, ये तो सब आप लोग देख लिए। किस लिए किए? किस लिए किए? ताकि उसका मनोबल डाउन। ऐसा क्यों? उसको लेटा दिए, रिबन बांधे, डफरा दिए, नाथ दिए, कारण मनोबल डाउन हो कि ऐसा बदमाशी तुम क्यों किया, इसीलिए इसका मनोबल डाउन हो। लेंस डाउन एकदम दिमाग में सेट रखना कि जैसे ही सर डफरा दिए ना तो समझ गए कि उसका लेंस डाउन हो। तो लेंस डाउन भी आपको एकदम 9वां नंबर ध्यान में आ गया। और एक कहानी आपका खत्म हो गया जो 9 तक है। अगली कहानी फिर जो शुरू करेंगे वो फिर आगे तक जाए। तो आपको हम समझते हैं कि इतना एकदम ध्यान आ गया कि काना एगो लाइन मार रहा था तो उसको नाथे, लेटाए और रिबन से डफरा दिए। किस लिए? ताकि उसका मनोबल डाउन हो जाए, लेंस डाउन। 9 तक काम खत्म हो। ये इनकी कहानी देखो खत्म हो। अब 3 अभी थोड़ा सा याद करवा रहा है, फिर अगले दिन इसको जोड़ेंगे तो कहानी देखो दूसरा हो गया। और एक दूसरा आदमी ये तो हो गया, और एक दूसरा आदमी था तो लेकिन दूसरा, वो दूसरा आदमी क्या किया? वो कर्जा मांग मांग के हालत खराब किए हुए था। तो दूसरा की कहानी है कि वो दूसरा था, वो कर्जा मांग मांग के हालत खराब कर रहा था। तो लेकिन दूसरा वो कर्जा मांग रहा है तो लॉर्ड कर्जन मांग रहा है तो मिंटो द्वितीय दिमाग में सेट। और देखो हम अब 12 का 12 एकदम हटा दे रहे हैं, सब गायब। और आपको अपने से फिर लिखने का रहे हैं। देखिए ये अब जैसे ही करेंगे तो अब आपका परमानेंट हो जाए कि सर अब एकदम याद हो गया। सबसे पहले तो काना तो लॉर्ड कैनिंग, एगो तो लॉर्ड एल्गिन। एकदम देखिए अपने से ऑटोमेटिक दिमाग में आपका बैठना चाहिए कि सर एकदम बैठते जा रहा है लॉर्ड एल्गिन। एकदम देखो दिमाग में अब आपका सेट होते जा रहा है। लाइन मार रहा था तो लॉर्ड लॉरेंस, मार रहा था तो लॉर्ड मेयो। 4 एकदम हो गया। फिर हमने कहा कि उसको नाथ दो तो लॉर्ड नॉर्थ, लॉर्ड नॉर्थ। एकदम दिमाग में एकदम देखो सबका सेट। लेटा दो लेटा दो लेटा दो तो लॉर्ड लिटन, नाथ दो लेटा दो। ये दोनों बात आपको एकदम क्लियर। रिबन से डफरा दो तो लॉर्ड रिपन, और डफरा दो लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन। देखिए एकदम यहां तक सबका फिट हो गया। किस लिए भाई? किस लिए? ताकि मनोबल डाउन हो जाए, और इसीलिए लेंस डाउन, लेंस डाउन हो जाए, उसको डाउन कर देना है। अब कहानी दूसरा है कि सर वो दूसरा था तो एल्गिन द्वितीय। ये दूसरा क्या किया? ये तो बड़ा कर्ज लेता था सर तो लॉर्ड कर्जन, और हमेशा मांगते रहता था सर तो ये मिंटो द्वितीय। अब देखो जो बच्चे हम शुरुआत में लिखे तो कई बच्चे लिखा कि सर ये जन्म में नहीं। अब पहले हमें ये बता दो, अब सब हम हटा भी दे तो क्या बिना देखे लिख सकते हो कि नहीं? 12 का 12 नाम ये बताइए पहले। एकदम बिना देखे मैं बात कर रहा हूँ कि बिना देखे 12 एकदम कंटिन्यू। वेरी गुड, देखिए बहुत बढ़िया। अब लग रहा है कि एकदम बहादुर लोग एकदम पढ़ो। वेरी गुड, बहुत सुंदर। देखिए कई लोग केवल इसको इस जन्म में केवल देखता है पन्ना कि यार तो सही बात बोला, एक बच्चे ने बोला कि सर जन्म में नहीं है, तो वो कई लोग सचमुच यही है। वो बेचारा 21 देखेगा, फेयर भी ले लिया, पीडीएफ भी ले लिया, और लगता है कि जन्म में सब याद होगा, हमसे नौकरी सब नहीं होगा, हमेशा परेशान। लेकिन जो बच्चे उसको दिमाग में इमेजिनेशन करो, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमको भी याद करने में तो यही समस्या हुई, तो हमने क्या किया, उसको कैसे याद कर सकते हैं इसके लिए फिट किया। तो 21 का 21 एकदम बैठा। जब शुरू करेंगे तो लगेगा कि हाँ एकदम 21 का 21 फिट कर लिए तो एकदम सब चीज सही हो। तो अब इन 12 में सबका काम अभी आपको करना है। पहला तो आपको हमने सीक्वेंस कर दिया। सीक्वेंस इसीलिए किया क्योंकि हम फिर क्वेश्चन चलेंगे तो आपको सीक्वेंस का भी प्रश्न हम देंगे, अब आप आराम से सेट कर लोगे। चलिए पहला नंबर मेन है लॉर्ड कैनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैनिंग के 4-5 काम अक्सर पूछा जाया करता है। सभी काम पर आप ध्यान दीजिए, आपको एकदम क्लियर होना चाहिए।
पहला नंबर सभी बच्चे को एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि लॉर्ड कैनिंग, और डेट फेट बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखना कि देखो 1856 में इसको लाया गया था, इसी के समय 1857 का विद्रोह हुआ और उसके बाद 1857 के विद्रोह में रहा, 5 साल इसको फिर रखा गया, 62 तक ये कंटिन्यू रहा। तो 1858 के अधिनियम के बाद इसी का नाम पड़ गया वायसराय, उसके पहले ये भारत का गवर्नर जनरल था। तो इसीलिए आपको ध्यान में यह बात सेट रखना है, हम डेट ज्यादा नहीं दिखाते ताकि आपको अनावश्यक परेशान हम नहीं करेंगे, एक लाइन बैठ जाना चाहिए, वो खुद बैठ जाए। जैसे ही हम बोलेंगे किसी के समय 1857 का विद्रोह हुआ तो आप कहोगे कि वो समझ गया 1857 के आसपास में जो वायसराय है वो लॉर्ड कैनिंग। तो अब इसमें आपको सबसे पहला ध्यान रखना है कि यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है, अंतिम गवर्नर जनरल है। हम सभी बात लिख देंगे ताकि तुमको बाद में आराम से अपने कॉपी पे लिखना, सुनने समय सिर्फ सुनने पर ध्यान, सिर्फ सुनने पर ध्यान दो, फिर बैठ करके अपने से लिखना। जितना अपने भाषा में लिखोगे उतना ही रिजल्ट के नजदीक पहुंचते जाओ। जितना छूट मूट के अन्ना पन्ना पीडीएफ के फेर में रहोगे, प्रिंट तो करा लोगे, उससे रिजल्ट के से हमेशा दूर होते जाओगे। इसलिए सुनो बढ़िया से, खुद से लिखो, दिक्कत होगी फिर देख के लिखना, इसलिए हम पूरा लिख दे। तो ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। दूसरे बात आपको बताए कि 1858 में जो अधिनियम आया उस अधिनियम के अंतर्गत ये वायसराय बना, तो 1858 से ये भारत का प्रथम वायसराय बना, यह भारत का प्रथम वायसराय बना। दोनों बात इंपॉर्टेंट हो गई। तीसरी बात एक सबसे महत्वपूर्ण है, समाज सुधार में जिस प्रकार 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा को समाप्त की, उसी प्रकार आपको बिल्कुल दिमाग में सेट करना है कि लॉर्ड कैनिंग ने भी 1856 में ही इस जब आया था उसी समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये लाया था। देखो विधवाओं का पुनर्विवाह मतलब फिर से विवाह हो सके। 1829 में जब सती प्रथा का अंत किया गया, तो जब आप ही बताओ सती प्रथा को जब अंत कर दिया गया कि सती प्रथा नहीं रहेगा, तो महिलाएं लोग लॉर्ड विलियम बेंटिक को गालियां दे रही थी। ये नहीं था कि राजा राम मोहन राय से महिलाएं बहुत खुश थी। बिल्कुल ईश्वर चंद्र विद्यासागर का प्रयास यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे उधर राजा राम मोहन राय का प्रयास था सती प्रथा को अंत करने में। और आपके मन में भी आ रहा होगा कि सर महिलाएं गालियां दे रही थी, ये क्या बोले, ये तो इतना बढ़िया काम किया, तो महिलाएं गालियां क्यों दे रही थी भाई? पायल जी भी पूछ रहे हैं तो मरना चाहती थी, तो बिल्कुल मरना चाहती थी। महिलाएं ऐसा नहीं था कि जबरदस्ती जलाई जाती थी, जानबूझकर जलती थी, जानबूझकर जलती थी। मन में आ रहा है क्यों? बहुत बढ़िया कारण सिर्फ एक था, उस समय के जो सामाजिक स्थितियां थी, उस समय की स्थिति सिर्फ एक ही था कि अगर घर में पति मर गया है, दो ऑप्शन तुम्हारे पास है। पहली ऑप्शन है आप जोर जोर से रो क्योंकि पति मर गया है, पति मर गया है तो जोर जोर से रो, तो लोग और भी जुटेगा कि आज इसका हस्बैंड मर गया। दूसरा देखो कि पति मर गया है तो लोग जुटेगा तो तुमको क्या करेगा, पति के लाश के ऊपर जिंदा बैठा देगा और जिंदा जला देगा। ये सती प्रथा है। दूसरा ऑप्शन भी था जिसको कई महिलाएं यूज करती थी, वो ऑप्शन क्या था कि जैसे ही देखो पति मर गया तो किसी को कुछ मत बोलो, पर्दा प्रथा था ही, एकदम पर्दा आहिस्ते से गुजो और आहिस्ते से एकदम चुटिया उड़ान फरार हो जाओ, ऐसे जगह चले जाओ कि मिले नहीं, भाग जाओ। वही बोले चुटिया उड़ान फरार, मैं ऐसा जगह भाग जाओ कि खोजते रहे मिलो नहीं। तो अब पति के लाश जलाने के लिए 1 दिन इंतजार होगा, 2 दिन इंतजार होगा, अब मिल ही नहीं रही है तो पति के लाश को जला दिया जाएगा। अब ये मिली नहीं तब तक पति लाश उसका दाह संस्कार हो चुका। और उधर से 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद उधर से लौट के आ जाओ तो इसको विधवा कहते थे। तो विधवा ऐसे रह सकती थी, अन्यथा विधवा तो रहेगी नहीं, तो लाश पे जला देना। तो आपके मन में आ रहा होगा कि सर मैक्सिमम महिला तो भागने के लिए ही सोचती होगी चुटिया उड़ान, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। मैक्सिमम महिला जलना ही चाहती थी कि पति के साथ जला दो। कारण क्या था? कारण था कि अगर लौट के जब आएगी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, तो तब तक शहर में चर्चा होगा कि उसका पति मरा नहीं था, उसका पति मरा नहीं था, पत्नी ही डाइन थी, वही खा गई है और खा के भाग गई। और जो ये लौट के विधवा आई है तो इसको विधवा नहीं कहा जाए, इसको लोग डाइन कहेगा कि यही अपने हस्बैंड को खा गई, यही सब चीज की है। और गांव में किसी का कोई लड़का मरे तो लोग इसी के बारे में कहेगा कि देखो ये वो तो हस्बैंड के खा गई, एक फलानवा के बेटा के भी यही खा गई है, और एक और बेटा बीमार है ओकरो खा नहीं जाएगी। ऐसा अगर गांव में 2-3 तरह अगर मर गया, 2-3 बच्चा मर गया तो इसकी पिटाई पक्का है, इसका मुंडन करवा दिया जाएगा, इसको पक्का पिटाई होगा। आज भी गाँव में तुम ऐसा देखोगे गाँव में कि डाइन है, सुनने को आएगा आपको कि डाइन है, लेकिन सही बात की रियलिटी क्या है? अगर सही में डाइन रहे, किसी को पावर रहे कि देख के किसी को नजरा दे, तो समझते हैं उसको पेमेंट करोड़ों में मिलेगा, लाखों में नहीं, करोड़ों में मिलेगा। मोदी जी रखेंगे 5-6 एकदम कि हमारा जो भी राहुल गांधी से लेके जो भी मेरा प्रतिद्वंदी है, जहां सभा करे वहां 20 गाय भेजे जाएंगे कि तुम ऐसा नजरा दो कि वही घोलट जाए गाय खोज। और उधर से राहुल गांधी भी वैसा 18-20 रखेंगे पावरफुल डाइन, मोदी का ऐसा नजरा हो कि दाढ़ी सही बेचारा वैसे ही घोलट जाए, उसको करोड़ों में पेमेंट मिलेगा। लेकिन ये रियलिटी नहीं है। आप खुद समझ रहे होगे कि इसमें डाइन गांव में कौन होते हैं?
जो सबसे कमजोर होते हैं, जिसका पति मर गया, बेटा नहीं है, गांव का कमजोर है, जिसको पीटा जा सकता है, मारा जा सकता है, उस बेचारी को ही तंग करने के लिए एक हथकंडा है डाई। गांव में तो आज भी किसी के यहाँ सांप नहीं निकलेगा तो कहेगा वही भिजवा दिया। और अब आप 1 मिनट की बात समझोगे तो इनकी स्थिति समझ जाओगे। और ये विधवा जो भागी थी, कभी भी गांव में कोई बीमार होगा, कुछ होगा तो इसकी पिटाई होगी। इसी की पुतो, इसी का पोता अगर बीमार पड़ा है तो पुतो कहेगी कि यही ऐसा कर रही है, लगता है कि पोता कहीं मार देगी। जब तक इस बेचारी का हाथ पैर चलता तब तक तो अपने से बना के जी खा लेती। जब बुढ़ापा आ जाता तो इस विधवा का जीवन नरक से कम नहीं था, नरक से कम नहीं था। इसको कोई नहीं पूछता और बेचारी भूखे प्यासे तड़प रही है। पानी भी कोई मांग रहा है, अगर मांग रही है तो कोई देने नहीं जा रहा है कि जाओगे तो ये तुमको भी खा जाएगी। और इसके कारण ये बेचारी जब तड़प तड़प के मर रही है तो ये सीन गांव की कई महिलाएं देखे रहती, ये सीन गांव की कई महिलाएं देखी रहती थी। और जब उसका पति मर जाए तो उसके मन में दोनों ऑप्शन चलता था। एक ऑप्शन भाग जाओ, और फिर ये सीन याद आता था कि भागेंगे तो लोग मुझे फिर उसी तरह का बना देगा, उतना नरक का जिंदगी मैं नहीं जीऊंगी, उससे बढ़िया है मर जाना। जब पति ही चला गया तो इसी इज्जत के साथ हम भी मर जाए वो ज्यादा अच्छा है, इतना नरक की जिंदगी हम नहीं जिएंगे। और इसीलिए लाश पर जिंदा बैठ के जलने की तैयार होती। तो अब आप बात समझ गए होंगे कि उस समय विधवाओं की स्थिति ऐसी थी कि जिसके कारण वो अगर चाहे भी कि हम भागे तो उसकी जीवन इतनी नारकीय थी कि उससे बढ़िया वो मरना पसंद कर रही। और उस समय राजा राम मोहन राय कहते हैं सती प्रथा पर रोक, महिला को मरने नहीं देंगे। अब बताओ, महिलाएं चाह रही है कि हम नरक की जिंदगी नहीं जिए। जिस विधवा को लोग डाइन समझ रहे हैं उससे क्यों विवाह नहीं करेगा? विधवाओं को हमेशा जिम्मेवार ठहराएगा कि ये एकदम अभागल है, ये एकदम ऐसा है, इसको एकदम नरक बना के लोग रखते हैं। और उस समय राजा राम मोहन राय कहेंगे कि अब कोई सती नहीं होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक कानून बना देगा कि अगर कोई महिला लाश पर कूद गई तो जितना भीड़ जलाने गया है सबको जेल में डाल देंगे। अब तो महिला एकदम छटपटा रही कि हम भी जलेंगे, और भीड़ पकड़े हुए कि ना नहीं तो हम लोग जेल चले जाएंगे। तो बाकी महिलाएं लोग हल्ला कर रही है क्योंकि ये सामाजिक नीति उसकी। और धीरे धीरे 1829 से 10-15 साल के अंदर इतना ज्यादा विधवाओं की संख्या हो गई कि उनकी स्थिति अब खराब होने लगी। तब जाके ईश्वरचंद्र विद्यासागर अपने इकलौते बेटे का विवाह विधवा से किए। समाज को दिखाने का प्रयास किए कि विधवा डाइन नहीं होती है, वो उसका दुर्भाग्य है, आप उसके जीवन में खुशहाली ला सकते हो। और इस तरह से विधवा के पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने पारित किया। तो अब आपको ध्यान दीजिए, लॉर्ड कैनिंग को फायदा क्या हुआ? आप भी अधिकारी बनेंगे तो आप क्या करेंगे? जहां पे पोस्टिंग होगा आप प्रयास करेंगे कि कुछ ऐसा काम कर दे कि यहाँ के गांव वाला मेरा नाम लेते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग भी वही चाह रहा है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक का इतना नाम है, इंडियन लोग सती प्रथा नाम तो ले रहा है, हम भी कुछ ऐसा कर जाए कि एकदम नाम ले मेरा। और जस्ट 1856 में आया है, आते ही फौर में देखो ऐसा कर दिया। तो अब आप ये स्टेप बिल्कुल समझ गए। अब यहाँ से बातों को फिर बढ़ाया जाए, सुने अब एकदम एक एक करके। इन्हीं के समय एक नया कानून आया। अब एक 1858 का अधिनियम के पहले बात करते हैं। इन्हीं के समय 1857 का विद्रोह। आपसे कभी भी पूछा जाए 1857 के विद्रोह किसके समय हुआ? लॉर्ड कैनिंग के समय। इसके बाद आपको ये भी मालूम है कि इसके समय 1858 का अधिनियम आया। और इसी अधिनियम के द्वारा आपको यह भी बताया कि इसी अधिनियम के द्वारा हम लोग का क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत पर ब्रिटेन का प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। ये सब काम हो रहा है किसके समय? लॉर्ड कैनिंग के समय। लॉर्ड कैनिंग ने ही हड़प नीति का त्याग किया। जब 1857 का विद्रोह हो गया तब चूंकि ब्रिटेन से ही नियम आया कि जो भी भारतीय राजा है और उसकी संपत्ति जब्त नहीं की जाए। तो अब सभी बिल्कुल हिंदू धर्म में केवल था, बाकी धर्म में नहीं थे। तो अब इस समय एक बढ़िया क्वेश्चन आपको आता है और हमने देखा है 90% बच्चे गलत कर रहे थे। एक बार का क्वेश्चन हम देखें और देखें कि अधिकांश बच्चे गलत किए। कारण पूछा गया हड़प नीति का त्याग किसने किया? चॉइस ए में डलहौजी दे दी। बच्चे परीक्षा में उतना पढ़ते कहाँ है? वो तो केवल देखे हड़प नीति, मार एकदम डलहौजी पक्का लड़ गया, वाह एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और बाद में घर में मालूम चला कि जब त्याग पूछा था और आंसर कैनिंग होगा, 0 नंबर आ गया। एकदम स्थिर से पढ़ना। हड़प देख के अगर हड़बड़ाया तो नंबर भी हड़प आ जाए। इसलिए एकदम स्थिर से कि हड़प नीति लाया डलहौजी, हड़प नीति का त्याग किया लॉर्ड कैनिंग। एक देखो शानदार क्वेश्चन है और जहां आप गलती कर सकते हो ना, हम तुमको ब्रेक मिल लगा रहे हैं, फिर टेस्ट लेंगे तो एकदम ब्रेक लग जाए। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसी के समय लॉर्ड कैनिंग के समय इतनी बात अब आपको एकदम क्लियर होगी। अब लॉर्ड कैनिंग के जो कार्य हैं, ये कार्य आपका एकदम स्पष्ट हो गया। हमें लगता है कि अब कोई कार्य इस समय पूछेंगे 1857 का विद्रोह, इसी के समय 1858 का अधिनियम। जस्ट आप पॉलिटी अगर पढ़े होंगे या हिस्ट्री में भी पढ़ाए होंगे तो इसी के समय 1861 का अधिनियम। क्योंकि 58 वाला तो हड़बड़ में अधिनियम आया था, मेन 61 का था, तो ये 61 का अधिनियम आ गया। ये सभी चीज आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड कैनिंग के समय का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो अब इसमें आपको लॉर्ड कैनिंग के बाद अगला नंबर हम लोग चल रहे हैं, एक एक करके हम लोग बढ़ते चलेंगे। कुछ कार्य 1-2 जान के छोड़ रहे हैं तो टेस्ट के माध्यम से आपको खुद ब खुद आते चला जाए। तो अब जल्दी नाम याद करो, गाना एगो। तो अब जल्दी से अगला नाम बिल्कुल आपको याद होगा, लॉर्ड एल्गिन प्रथम।
लॉर्ड एल्गिन प्रथम, और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका यह हो गया, बिल्कुल आईपीसी भी लॉर्ड कैनिंग ही लाया था, बिल्कुल सही आपका। लॉर्ड एल्गिन प्रथम की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यह क्वेश्चन भी मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं, बनाते ही नहीं। अगर पूछता है कि भारत का दूसरा वायसराय कौन था, मैक्सिमम बच्चे का गलत हो जाता है। तो इसीलिए यह लाइन ध्यान रखना, पहला और दूसरा, यह भारत का दूसरा वायसराय है। ज्यादातर बच्चे एल्गिन का तो नाम ही कुछ बच्चे पहली बार सुनता है कि सर एल्गिन तो फर्स्ट बार सुने ही, जबकि दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट आपका है अगर ग्रेजुएशन लेवल पर एग्जाम दे रहा है तब। इसके बाद अगर हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करें तो इसी के समय बहावी आंदोलन था, और ये बहावी आंदोलन का यह दमन किया, बहावी आंदोलन का दमन किया। मन में आएगा बहावी आंदोलन क्या है, और हम हल्का बता दें फिर डिटेल आप सुनोगे इसमें। बहावी आंदोलन क्या था? ये बहावी आंदोलन ये मुस्लिमों का एक धार्मिक आंदोलन है जो बाद में राजनीतिक रूप ले लिया। मुस्लिमों के अंदर धर्म में सुधार करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम बहावी आंदोलन है। ये बिहार, पटना सभी जगह चला, लेकिन धीरे धीरे मुस्लिमों के अंदर एक बात यहाँ पे आई कि हम लोग के अंदर सुधार तभी होगा, सब जगह पूरे भारत की एक बात है। बहावी आंदोलन हमने अभी बताया कि मुस्लिमों के धर्म में सुधार के लिए आंदोलन, तो जहां भी मुस्लिम रह रहे हैं वहां पे बहावी आंदोलन जो है प्रभावित किया, चाहे पटना रहे चाहे दिल्ली रहे, सब जगह प्रभावित किया। तो अब इसमें मुस्लिमों के धर्म में सुधार के लिए जो आंदोलन चला, तो जब लोग एकजुट हुए तो उन लोगों के अंदर एक कंसेप्ट आया कि हम लोग तब तक अपने यहाँ सुधार नहीं कर सकते जब तक अंग्रेज को नहीं भगा ले, ये लोग हमको ठीक से बनने नहीं दे। और इसीलिए ये धीरे धीरे धार्मिक से राजनीतिक रुख जब अपनाना शुरू किए, अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किए, तब लॉर्ड एल्गिन ने जितने भी बहावी नेता थे उन सभी के विरुद्ध कार्रवाई किया और बहावी आंदोलन को इन्होंने शांत कर दिया। तो ये बहावी आंदोलन का दमन किसने किया, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ध्यान रखना, लॉर्ड एल्गिन प्रथम। एल्गिन प्रथम चूंकि एक ही साल रहा और एक ही साल में अचानक इसका हार्ट अटैक से भारत में ही मृत्यु हो, तो जिस भी वायसराय का भारत में मृत्यु होगा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि उसके मृत्यु वाला सिस्टम याद रखना होगा। चूंकि 1856 से 62 तक आपको लॉर्ड कैनिंग है, और आपको बताया कि 62 के बाद एक आया है, एक साल रहा है, तो 1863 में ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो 1863 में इसकी मृत्यु होती है, और ये मृत्यु के जो जगह है उसमें पंजाब के हिस्से में ही हिमाचल था, तो कई जगह आपको पंजाब भी मिल सकता है, लेकिन मेन धर्मशाला बिल्कुल सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश में जो जगह है धर्मशाला, ये जगह का नाम है, ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है, और ये हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में इसकी मृत्यु हो गई। तो अचानक लॉर्ड एल्गिन प्रथम हिमाचल प्रदेश में डेथ कर गए। तो बहावी आंदोलन में क्या होता है, मतलब बहावी के जो लोग होते थे मुस्लिमों के घर जा जाके 5 वक्त का नमाज पढ़ो, तुम ऐसे करो, ड्रेस ऐसे रखो, धर्म के अंदर सुधार के लिए इन लोगों ने प्रयास किया, केवल मुस्लिमों के। धीरे धीरे जब सब लोग एक हुए तो अब हुआ कि नहीं, हम लोग का जो मेन है वो हम लोग के अंदर जो परिवर्तन ला रहा है वो अंग्रेज, इसीलिए हम लोग जहां है अंग्रेजों का खिलाफ कर। तो धीरे धीरे ये धार्मिक से जब राजनीतिक रूप ले लिया तब इसको अंग्रेजों ने दबाया और इनके प्रमुख नेता को जेल में डाला। एल्गिन प्रथम के समय फिर बहावी आंदोलन चालू। और आपको बिल्कुल ध्यान में इस रीड करना है कि लॉर्ड एल्गिन प्रथम की मृत्यु कहाँ हुई, तो हिमाचल प्रदेश धर्मशाला, ये दूसरा वायसराय, सिर्फ महज 1 साल के लिए वायसराय, बस ये बात दिमाग में एकदम सेट रहे। चलो जल्दी से दूसरा भी आपका क्लियर हो गया। तीसरा नंबर जल्दी बताओ, आपको बताया थे काना एगो, अब लाइन से क्या याद रखना है, सर जॉन लॉरेंस, बिल्कुल सही है, तो सर जॉन लॉरेंस, सर जॉन लॉरेंस। अब सर जॉन लॉरेंस ये थोड़ा लंबे समय तक रहेगा, 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाए, और इसीलिए सर जॉन लॉरेंस की बात हम लोग देखेंगे। बीच में कई कार्यवाहक वायसराय भी बने, 64 से लेकर 69 तक जॉन लॉरेंस रहा। और जॉन लॉरेंस के बाद आप लोग देखिए बिल्कुल एकदम सही है काजल सिंह का, इसने भूटान युद्ध किया। जॉन लॉरेंस का काम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि भूटान के साथ युद्ध आपसे पूछा जाएगा, किस वायसराय ने भूटान के साथ युद्ध किया, तो ये आपको ध्यान रखना है, जॉन लॉरेंस। दूसरा इसके लिए इंपॉर्टेंट है, इस समय अफगानिस्तान के साथ इसने शांति बनाए रखा, ये इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सा वायसराय अफगानिस्तान के साथ हस्तक्षेप नहीं किया, युद्ध नहीं किया, तो अब आपको ध्यान रखना है कि इसमें अफगानिस्तान के साथ शांति की नीति करने वाला कौन था, जॉन लॉरेंस। इसके बाद एक चीज और इसके समय शुरू हुआ, इसी के समय भारत और यूरोप ये दोनों के बीच संचार का मतलब टेलीग्राम का, जो टेलीग्राफ उस समय है, टेलीग्राफ की सुविधा जो आप कर सकते हैं, चिट्ठी पहुंचना जाना, ये टेलीग्राफ की सुविधा, ये भारत और यूरोप के बीच संचार इसी के समय व्यवस्थित हो। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा किस वायसराय के समय भारत और यूरोप के बीच संचार स्थापित हो। भारत और यूरोप के बीच संचार स्थापित, चूंकि था क्या कि कई अंग्रेज अधिकारी भारत में आ रहे थे, और इन लोगों का अब जो चिट्ठी है वो वहां जाना वहां से आना, ये एक समस्याएं लग रही थी। बिल्कुल 1865 में पहली बार हुआ कि भारत और यूरोप के बीच में चिट्ठी आना जाना सब शुरू हो जाए। बिल्कुल काजल सिंह का ये भी बहुत बढ़िया है कि कोलकाता, मुंबई और मद्रास तीनों में हाई कोर्ट की स्थापना हुई, बिल्कुल सही है। तो इसी के समय कोलकाता, मुंबई और मद्रास
ये तीनों जगह हाई कोर्ट की स्थापना हुई, हाई कोर्ट की स्थापना हुई। तो देखिए इनका जो मेन काम है, दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भूटान युद्ध और दूसरा अफगानिस्तान के साथ शांति बनाए रखना। ये कभी भी देगा तो आप कहना कि सर समझ गए, जॉन लॉरेंस के समय ऐसा हुआ। चलिए अब इसके बाद हम लोग चले नेक्स्ट नंबर और अगला नंबर। इसमें जॉन लॉरेंस के बाद जल्दी से आपको नाम तो याद ही होगा, जल्दी से नाम पहले बता दो, लॉर्ड मेयो। देखो एकदम सही आपका हो गया, लॉर्ड मेयो। और देखिए नाम आपका एकदम दिमाग में बैठ गया, चारों किए, चारों दिमाग में एकदम आ गया। काना लाइन, काना एगो लाइन मार रहा है, एकदम दिमाग में चारों सेट हो। लॉर्ड मेयो ये बेचारे बहुत बढ़िया करते, ये अच्छे पैसे वाले भी थे, शिक्षा पर भी इनका काफी लगाव था, ध्यान था। और दूसरा मेयो के बारे में हम बताए थे आपको कि शिक्षा के साथ साथ मेयो की ख्याल थी घुमक्कड़। घुमक्कड़ का मतलब एकदम इच्छा थी कि जितना मेरा क्षेत्र है हम सब जगह घूमने जाए। इतना ज्यादा घोड़ा पर लगातार चढ़ने वाला कोई वायसराय नहीं बना, कोई वायसराय नहीं था जो इतना लगातार घोड़ा पर चढ़ा और इतना घुमा। ये लॉर्ड मेयो ही था जो लगातार इतना घुमा। तो पहला नंबर एक सबसे इंपॉर्टेंट है, आज भी अजमेर में लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज की स्थापना की, मेयो कॉलेज की स्थापना किया। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड। आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि बताओ मेयो कॉलेज, तो आप कहना कि सर समझ गए अजमेर में है और लॉर्ड मेयो ने स्थापित किया। लॉर्ड मेयो का दूसरा नंबर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है, इसी के समय 1869 में स्वेज नहर खोला गया। स्वेज नहर कभी कभी क्वेश्चन डीप लेवल पर पूछता है, किसके समय स्वेज नहर खोला गया? तो ये 1869 से 72 की रहा ही है, तो 1869 से 72 मेयो है, 69 में ही स्वेज नहर खोला गया। मन में आ रहा होगा स्वेज नहर क्या है, तो ये भूमध्य सागर से लाल सागर को मिलाता है। पायल जी पूछ रहे हैं खोला गया का मतलब क्या है? बिल्कुल अच्छा, मन में जो भी बात है पूछना ही चाहिए। देखो ये भारत है, ये यहाँ पे सऊदी अरब है, ये यहाँ पे अफगानिस्तान है, सॉरी ये अफ्रीका है, अफ्रीका के बाद आप देख रहे हो ये यूरोप, यहाँ पे इंग्लैंड है। तो पहले कोई भी यूरोप के व्यक्ति जो आते थे वो यहाँ से यहाँ और यहाँ से भारत। बाद में इन लोगों को लगा कि ये वाला जो सेक्शन है, अगर हम यहाँ से आते और फिर यहाँ निकल जाते तब तो तुरंत भारत पहुंच जाते, बहुत दूरी मेरा बच जाता। तो इसी का पानी का नाम था भूमध्य सागर, और ये पानी जो देख रहे हो इसका नाम था लाल सागर। लेकिन देखा गया कि भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में स्थल है, जमीन है। तो हुआ कि अगर इस जमीन में हम ऐसा गड्ढा बना दें कि ये दोनों पानी मिल जाए और इसमें जहाज पार हो जाए तो बड़ा बढ़िया रहेगा। और इसी के लिए यहाँ पे एक नहर बनाया गया, इसी नहर का नाम है स्वेज नहर। तो खुल जाने का मतलब है कि अभी प्राकृतिक नहीं है, हम लोग इसको बनाए। तो हम लोग इस नहर को बना के 1869 में ओपन कर दिए, खोल दिए कि अब कोई इतना घूम के मत जाओ, आओ इधर से शॉर्टकट पहुंच जाओ, सीधे भारत पहुंच जाओगे। तो स्वेज नहर खुलने का मतलब आप समझ गए कि व्यापार में काफी वृद्धि होगी। बिल्कुल राहुल सिन्हा जी देखिए एकदम करंट अफेयर की बात बता रहा है। हाल फिलहाल में एक जहाज इसी नहर में फंस गया था, उसकी बात भी हम लोग करें। तो अब स्वेज नहर की बात आप समझ गए कि वो स्वेज नहर जैसे ही बोलेंगे तो आप कहोगे कि सर एकदम समझ गए कि इसमें इधर से ऐसे नहीं जाके और ऐसे आना, और यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम किया और ये 1869 में खुल गया। इसके खुलने का मतलब हो गया कि व्यापार में काफी वृद्धि, चूंकि रास्ते अब बहुत शॉर्टकट हो। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ स्वेज नहर किसके समय खुला, तो लॉर्ड मेयो के समय। दूसरा नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड मेयो चूंकि घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, अभी ये एक बहुत अच्छा काम शुरू किए थे। और यह काम आप जानते हो, प्रथम जनगणना इन्होंने ही शुरू किया था। 1872 में भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ किया। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में प्रथम जनगणना। आपसे कभी भी क्वेश्चन आएगा कि भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुआ, 1872। लेकिन ये नियमित जनगणना नहीं है जो हम लोग अभी कर रहे हैं। नियमित जनगणना जब आएगा तो रिपन की बात आएगी, वो 1881 के बाद से ये लगातार जनगणना निरंतर चल, निरंतर जो जनगणना हर 10 साल में अभी करते हैं वो 81 से चलना शुरू होगा रिपन के साथ। तो इसीलिए अभी इसमें ध्यान रखना है कि चूंकि जनगणना करने वाला जो विभाग है वो गिनती का विभाग, सांख्यिकी विभाग, और इसीलिए सांख्यिकी विभाग की भी स्थापना लॉर्ड मेयो के समय। और तीसरा नंबर सबसे इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट जो है, आप सभी लोग जानते हो कि इसकी हत्या कहां हुई है, जल्दी से आंसर। तो आप जानते हो कि कार्यकाल के दौरान ही, जिस समय वर्किंग चल रहा था, कार्यकाल के दौरान ही, एक साधारण चीज नहीं है ये, लगभग समझो कि राष्ट्रपति, और कार्यकाल के दौरान ही एक घूमने चला गया था अंडमान निकोबार, बिल्कुल कहानी सबको याद है। और वहां एक अफगान ने किस चीज से हत्या किया था, जल्दी मुझे बता दो, तब हम समझेंगे कि हाँ एकदम आपके दिमाग में बात है। किस चीज से हत्या किया, चाकू से, बिल्कुल सही, तब तो कहानी एकदम क्लियर है। कार्यकाल के दौरान ही अंडमान निकोबार में एक अफगान ने चाकू से प्रहार कर, चाकू से इसकी हत्या कर दिया। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे आज अभी आप देखिए कि आज दो व्यक्ति, बिल्कुल शेर अली नाम भी बताया तब तो और अच्छी बात, एकदम आप पक्का फिर चल रहा है। आपको बताया कि 2 वायसराय 4 में ही, 2 कार्यकाल में ही टपक गया।
एक आपको टपका दिए हिमाचल प्रदेश में और दूसरा टपका दिए अनुमान। आपसे अभी पूछे कि हिमाचल प्रदेश में किसकी मृत्यु हुई, ये अभी जस्ट आपको किए तो एक वो का मृत्यु हुआ, एक वो हिमाचल में मरा तो लॉर्ड एल्गिन प्रथम और दूसरा नंबर लॉर्ड मेयो, ये दोनों कार्यकाल के दौरान ही मरे हैं। भारत में इनकी मृत्यु हुई है, दिमाग में एकदम सेट रखें। तो ये पहले मुझे सारे बच्चे बताओ, आज जो 4 हम किए हैं, आज का हमने काम किया कि आपको 12 वायसराय का नाम याद करवाए और 4 का काम याद करवाए। पहले ये बताओ, इतनी बात एकदम मान के हम चले कि आपका एकदम क्लियर है। एक एक बात एकदम पचना चाहिए, घर पे ईमानदारी से इसको पढ़ो, पच जाए, एकदम फिट आप चल रहे। जो अभी डिमांड है ना, आप एकदम चल रहे, बहुत शानदार आपका चल। और जो बच्चे इसको एकदम पचाते चलोगे, डाइजेस्ट करते चलोगे, आने वाला समय तुम्हारा है, बस इतना ही मान के चलो। तुम भविष्य के अधिकारी हो। आज से ही घर में एकदम अधिकारी के जैसा बैठना उठना, एकदम सोचना, एकदम हर समय सोचो कि हम तो अधिकारी है, हम कोई साधारण तो है नहीं, हम बहुत एकदम बड़े अधिकारी के रूप में है और हमारा जीवन शैली उसी रूप में बीते। क्यों? हम मेहनत कर रहे हैं इसीलिए। एकदम इसको डाइजेस्ट करो, एकदम पचाओ, जिसका जो भी लक्ष्य है एकदम प्राप्त हो जाए। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, आज के क्लास में हम लोग 4 का कर दी, तो अगले दिन इसको पूरा कंप्लीट करेंगे और 9 को फिर याद करवाएंगे, तो अगला दिन एकदम पूरा आपका फिट हो जाएगा सर, एकदम से। एक बच्चे परेशान देख रहे हैं कि साइंस सर साइंस, परेशान नहीं हो बाबू, अभी आपके रिजल्ट में 3 चीज से हो गए। ये 4 चीज जिस बच्चे का क्लियर है, रिजल्ट आ जाएगा। एक उसमें है करंट अफेयर, दूसरा आपका है मॉडर्न हिस्ट्री, ये जो चल रहा है आपका, तीसरा है साइंस और चौथा है बिहार स्पेशल। जिस बच्चे का 4 सही है उनका रिजल्ट पक्का आना है। बाकी हिस्ट्री, बाकी ज्योग्राफी, बाकी इकोनॉमिक्स पढ़ो मत पढ़ो, कोई मतलब नहीं। जान के इसको कोसे हुए हैं कि जैसे ही डेट आ जाए फॉर्म भरने का, कितना भी कम समय देगा तो आपको 2.5 महीना समय जरूर मिलना है जब से फॉर्म भरने का डेट निकलेगा, क्योंकि 1 महीने तो उसको फॉर्म भरने का ही तिथि रहे। उसके बाद उसको डाटा सरियाना, फिर बाकी जगह अरेंज करना, सारे सिस्टम करने होते हैं, और ये अगर पहले पढ़ा देंगे ना तो भूल जाओ। इसीलिए इसको अगर हम बचा के रखते हैं और लास्ट मोमेंट पे इस पे एनर्जी लगाते हैं तो पक्का रिजल्ट तुम्हारा आ जाए। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि हम लोग तो अपनी एक रणनीति से चलो। भले तुमको लग रहा है कि ये नहीं, हम लोग अपनी रणनीति से चलो कि एकदम अपने अनुसार से अंतिम क्षण में इस पर जोर लगा। और बाकी इसमें जैसे एक ही समय जिस समय जिस बैच का परीक्षा होता है, ईमानदारी से हम उस पर लगते हैं। इसमें कुछ बच्चे अगर मेंस बैच पढ़ रहे होंगे तो आप खुद देख लो मेंस में अभी हम लोग कितना समय दे रहे हैं। जिन बच्चों का मेंस एग्जाम है तो उन बच्चों का जितना जरूरत है बिल्कुल उनको समय दिया जा रहा है कि नहीं एकदम पूरे, कहीं उसको समस्या ना होगा। तुम्हारे परिचित कोई मेंस पढ़ रहा होगा तो उससे खुद पूछो, मैं हिस्ट्री उन्हीं को पढ़ाया जीएस में, उनसे पूछो हिस्ट्री में कहीं उसको दिक्कत नहीं हो। उन बच्चों से पूछो, हम मेंस में स्टैट हम ही पढ़ाए, पूरा डीआई हमारे द्वारा ही स्टैटिस्टिक्स पूरा पढ़ाया गया, उनको कोई समस्या होने नहीं दी। उनको साइंस टेक हम ही पढ़ाए, लेकिन साइंस टेक में हम खुद देखे कि थोड़ा और इनके लिए दिल्ली से टीचर करते हैं, तो फिर एक दिल्ली से भी उसमें टीचर लगा दी। देखिए निरुपमा जी बिल्कुल उसमें क्लास करते ही है मेंस का, निरुपमा जी लगातार रेगुलर रहते हैं सारे सिस्टम में उधर। तो खुद देख रहे होंगे कि उसमें हम लोग के द्वारा ईमानदारी से जो भी चीज चाहिए, चाहे ऑप्शनल विषय हो जो हो, एकदम टाइम से बिल्कुल सिलेबस कंप्लीट कर दिया। उसमें भी मेंस में भी आप जैसे जो कुछ लोग नए थे वहां चटपटा रहे, मेंस में भी कई लोग था ऐसे हो गया सर, वैसे हो गया सर। जिस दिन डेट निकला मुझे याद है एक बच्चे ने मैसेज किया कि सर 50% भी सिलेबस नहीं हुआ सर, डेट आ गया सर, फलाना आ गया सर। हमने उसको यही कहा कि बस तुम 8 दिन और पढ़ लो, 9वां दिन हम तुमसे पूछेंगे। तुमको 50% लग रहा है ना, 9वां दिन फिर हमसे बात करना। अभी उसका 6वां-7वां दिन ही है, अब उसके अंदर कुछ बोल ही नहीं रहा। क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि उसको सिलेबस को छोड़ दीजिए, दोबारा रिवीजन की बात उनको करवा। तो कारण है कि आपको कहा क्या चाहिए, आप जहां पढ़ रहे हो तो कहीं नए लोग आपको नहीं पढ़ा रहे, सबके अंदर इतना एक्सपीरियंस है कि कहां कब करना है वो कर दिया जाए। तुम केवल बैट लेके तैयार हो, बॉल आए मारो, बस ये चीज है। जीपीएससी का तो सिलेबस हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट किए हुए हैं कि जब एग्जाम में डेट आ जाएगा तो उनके लिए 5 दिन 6 दिन एक रिवीजन का थोड़ा सा प्रोग्राम करवाएंगे। बाकी इसमें हम लोग की कोशिश है कि जैसे ही फॉर्म आ जाएगा तो एक बैच और शुरू होगा बीपीएससी का, उसका नाम होगा क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स में जस्ट एक रिवीजन क्लास चले, पूरे उसमें ज्योग्राफी हमारे द्वारा फिर से रिवीजन हो जाएगा, बाकी सब्जेक्ट भी एक बार पूरा रिवीजन करा के उसमें टेस्ट कराएंगे। उसमें फिर नए बच्चे सबका एडमिशन होगा, नए लोग भी काफी जुड़ेंगे। जो बच्चे इधर पहले से जुड़े हुए हैं हम लोग को कोई पैसा नहीं लगता, इसी फी में फिर से तुम लोग रिवीजन वगैरह सब हो जाता है। ये नहीं कि फिर से तुम क्रैश है फिर पैसा लाओ, ऐसा नहीं होता। तुम जुड़ा एकदम मिजाज से लगेगा कि सब सूद सही वसूल हो गया, एकदम सही हो, इसलिए कहीं कोई दिक्कत उसमें नहीं होती। तो आपको सारे सिस्टम हो जाएंगे, उसमें परेशान नहीं रहना। इधर पॉलिटी में सबसे बात हो रही है, लेकिन वो भी चुके बीपीएससी मेंस में व्यस्त है। मेंस वाला बैच 17 को कंप्लीट हो जाएगा, फिर कई टीचर आपके लिए फ्री हो जाएंगे, आपका खुद ब खुद 2-3 सब्जेक्ट बढ़ जाएगा। इतने जो हमें करना है ये उम्मीद है करंट आपका अभी मॉडर्न को हम पढ़ा देंगे, करंट भी हल्का धीरे धीरे चलाएंगे। ये दोनों हमारे द्वारा जो होना है उसको रोके भी रहेंगे, डेट जैसे ही आ जाएगा तब ये दोनों करेंगे, घबराना मत, ये चीज आप ध्यान रखें। इसलिए हाँ, ऑफलाइन जो करा ऑफलाइन में ही बिहार स्पेशल पाए। ऑफलाइन में बच्चे जब रहेंगे तो वो मुस्कुराहट हो, खिलखिलाहट, उसके साथ जो पढ़ोगे ना वो बड़ा मजेदार होगा कि सर जबरदस्त बिहार स्पेशल मेरा हो गया, बिहार स्पेशल बड़ा शानदार अब हम बना पाते। तो ये चीज बिल्कुल आपका एकदम सही हो जाएगा। तो परीक्षा से 1 माह पर टेस्ट सीरीज हम लोग लॉन्च करेंगे। अभी टेस्ट सीरीज मत दो, अभी खाली सीखो, ज्ञान लो, फिर उसके बाद 1 महीना पहले आएगा तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, क्योंकि 1 महीना पूर्व फिर प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। अभी ज्ञान लेते जाओ। कई बच्चे फोन करता है सर टेस्ट देते हैं सर 80 नंबर मेरा रहा सर 90 मेरा, अरे अभी काहे के लिए दे रहा है? तुमने अभी बिहार स्पेशल पढ़ा है, अभी मॉडर्न पढ़ा है, पुराना करंट पढ़ा है, तो टेस्ट दोगे इधर से ही तो 1% रहेगा, तुम्हारा छूटेगा नहीं छूटेगा। सब लगभग पढ़ लो, 1 महीने पूर्व से टेस्ट सीरीज लगातार दो, अभ्यास होते रहेगा, फिर सही हो जाएगा।
एकदम अभी कहीं सारा दुनिया भुला के सिर्फ एक काम करो, एकदम व्यवस्थित पढ़े। ऑफलाइन के लिए आपको उम्मीद कर रहे हैं कि अब देखिए इन लोग का खत्म करना 17 के बाद एक रणनीति बनाएंगे, तब उसका अनाउंसमेंट होगा। हम देखिए कि इस बीच में मेन स्ट्रीम पढ़ा है, तो ये दुलरुआ बैच को भी नहीं छोड़े, आप लोग मेरे दुलरुआ बैच है, क्योंकि आने वाला भविष्य का बैच तो आप ही लोग हैं कि जो एक बेहतर अधिकारी लोग यहाँ से बनेंगे। तो इसीलिए हम जान के रात में पूरे दिन के क्लास लेने के बाद भी हम कह रहे हैं रात में जो हो इनको थोड़ा ही देर सही धीरे धीरे हम लेकिन पढ़ाएंगे, ये बैच को बंद नहीं करेंगे, हमसे डेली फिट मुलाकात होते रहे तो ज्यादा बढ़े। तो इसीलिए हम लाइव आपके साथ एकदम कंटिन्यू किए। बाकी इसमें मेन आपका क्लास कल अब इसमें लेंगे, कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा, इधर क्लास नहीं छोड़ना, एकदम मजेदार क्लास चलते रहेगा। दूसरा, जो बच्चे एप्लीकेशन पर पढ़ रहे हो, ऐप पे 5 स्टार रेटिंग के साथ रिव्यू जरूर दे देना। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके रिव्यू से हम लोग भी रिचार्ज होते हैं और हमारे सिस्टम में भी सबको लगता है कि नहीं बच्चे सब चीज सही चल रहा है। रिव्यू में कोई कमी भी है तो आप यहाँ हमसे बोलो, वहां भी कमी भी है तो आप कमी भी लिख सकते हो, क्या ये चीज है। उसमें जो बच्चे दे दिए उनको बहुत धन्यवाद, जो बच्चे नहीं दिए उनके लिए ये बात हम बता दी। चलिए बहुत ही बढ़िया, तो कल हम लोग फिर इससे आगे चलेंगे। आज का क्लास यहीं तक, चलिए जो रिव्यू कर दिए सबको बहुत धन्यवाद।